हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे इस छोटे से प्यारे से लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत से बहुत नज़दीक आ चुका है, लगभग 15 दिन का समय है और इस समय में आपको जितना अधिक से अधिक आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि आप कितना अधिक से अधिक रिवीजन कर रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उतना बेहतरीन आप एग्ज़ाम में करेंगे। क्योंकि एक साल तक स्टूडेंट तो अपना लड़ाई लड़ा कि कोई कितना पढ़ा, कोई कितना पढ़ा, कोई कितना पढ़ा, लेकिन अब लड़ाई इस बात की है कि आप उसको कितना रिवीजन कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा बहुत सारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम चीज़ों को रिवाइज करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहे हैं। इसी बीच हम सोचें कि मैथ का 2 वीडियो लाया जाए और उस 2 वीडियो में पूरा मैथ को समाप्त किया जाए। तो ये उस मैथ का पहला वीडियो है और पहला वीडियो में हम लोग बहुत कम समय लेंगे और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 लुक रिवीजन चैप्टर 1 से 5 तक करने वाले हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, दूसरा जिसका नाम है बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा द्विघात समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी। पहला क्या वास्तविक संख्या, सबको पता है, रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी। कम से कम चैप्टर का नाम तो याद कर लो यार, एग्जाम में जाने से पहले कितना को ये भी नहीं पता होगा। ये पांचों चैप्टर आज इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। कैसे खत्म करने वाले हैं, तो इस चैप्टरों का सबसे पहले तो बेसिक से जो मेन फॉर्मूला है, अगर नहीं पता है तो वो रिवाइज करने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं कैसे आप इस फॉर्मूला को याद रख पाइएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी फॉर्मूला से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड सारा चीज़ करने वाले हैं। कुल मिलाकर के बात इतना है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से देखते हैं तो 1 लुक पांचों चैप्टर के बारे में आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा। और अगर आप पढ़े हैं, बेहतरीन रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपका बहुत गजब रिवीजन होगा, वो भी क्वेश्चन के साथ होगा, एकदम क्वेश्चन के साथ होगा। जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 है हमारा। उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक है, जो कि न्यू जब पब्लिकेशन आया है ना, उसमें हटा दिया गया। अच्छा किया हटाया यार, क्योंकि ये ना एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 4 जाके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये कुछ नहीं है, भाग करने का एक विस्तृत विधि है, बड़ा विधि है भाग करने का, जो हम लोग भागा नॉर्मल करते हैं, तो वही चीज़ है। तो वो इसको हटा भी दिया है न्यू पब्लिकेशन में, लेकिन ओल्ड के अनुसार भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं और इसमें हम समझा देते हैं। और स्टूडेंट का बहुत कंफ्यूजन होता है कि ए क्या हुआ, बी क्या हुआ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे यही होता है कि समझ नहीं आता है आपको कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तब हम कहेंगे थोड़ा सा धैर्य रखिए और हम समझाते हैं आपको कि कौन क्या है, एक एक करके बताने वाले हैं। ठीक है, इधर एक एक करके हम पूरा बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाते हैं, तब इसका दिमाग खुलेगा कि ये क्या चीज है। क्वेश्चन है हमारे पास कि HCF निकालिए 135 और 225 का। ठीक है, 135 और 225 का HCF निकालिए। तो इसमें से एक ऐसा संख्या है जो बड़ा है, एक ऐसा संख्या जो छोटा है। कह सकते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135, कह सकते हैं ना हम लोग, कोई आपत्ति तो नहीं होगा ना जी। अब 225 बड़ा है 135 में, तो यहीं से हमारा निकलता है कि A होगा 225 और B होगा 135। आ जाइए अब पीछे, अब इसको रिलेट करिए दोनों को। यहाँ पे लिखा गया है कि A बड़ी संख्या होती है और B छोटी संख्या होती है, यानी 2 संख्या दिया रहेगा, उसमें HCF निकालने के लिए कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो A और B क्या होगा, तो वो जो संख्या दिया रहेगा, उसमें जो बड़ा वाला संख्या रहेगा वो A कहलाएगा, जो छोटा वाला संख्या रहेगा वो क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। समझ में आया। अब Q और R क्या है, तो Q जो है भागफल है, R जो है शेषफल है। Q जो है भागफल है और R जो है शेषफल है। अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो हम कोशिश करवाते हैं नॉर्मली ऐसे याद रखने के लिए। भागा जानते हैं आप लोग, भागा से रिलेट करते हैं इसको। ठीक है, 2 से 5 में भागा दिए तो 2 दूनी के 4, बचा कितना, 1 बचा ना जी। 2 दूनी के 4 बचा कितना, 1। तो ये 2 क्या हुआ, तो ये 2 हुआ B, 5 किया हुआ तो 5 हुआ A, ये 2 क्या हुआ, ये 2 हुआ Q यानी कि भागफल, और 1 क्या हुआ, R यानी कि शेषफल। इससे शायद रिलेट करिएगा तो बेहतरीन से आप समझ पाइएगा। भागा में हम लोग क्या करते हैं, ये इससे इसमें लगाए, कुछ आया और कुछ बचा, जो लगाए इसको हम लोग इस एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम में हम लोग इस B को बड़ी छोटी संख्या कहेंगे, इस A को बड़ी संख्या कहेंगे, और जो A आएगा हमारा Q होगा यानी कि भागफल होगा।
क्यू होगा यानी कि भागफल होगा, और ये हमारा जो बचेगा वो आर यानी कि शेषफल होगा। पल्ले पड़ा कुछ पल्ले पड़ा, बिल्कुल पल्ले पड़ जाएगा। ए बी क्यू आर में आप क्लियर हो गए होंगे, क्यू हमारा भागफल है, ए बड़ी संख्या होगी, बी छोटी संख्या होगी, और आर हमारा शेषफल होगा। जहाँ पे एक रूल हमेशा चलता है, कौन सा रूल समझ चलता है कि आर जो है हमेशा या तो जीरो के बराबर होगा, तो या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा। आर हमेशा जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो के आर हमेशा जो है जीरो के बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या तो बी से छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आर है वो शेषफल है। ए बराबर ये क्या हो रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए ए बराबर, मक्खी भी पढ़ने आ गया, मक्खी भी समझ गया बात को कि जो भी एग्जाम क्रैक होगा, अच्छा नंबर आएगा 10th का, वो यहीं से आएगा। इसलिए मक्खी भी आ गया पढ़ने अच्छा नंबर लाने के लिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए जो होगा बड़ी संख्या होगी, बी जो होगी छोटी संख्या होगी, क्यू जो होगा वो भागफल होगा, आर जो होगा शेषफल होगा। समझ में आया इतना बात? उसके बाद क्या है, आर जो होगा वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। यानी ये आर जो होगा ये इस बी से छोटा होगा, इस बी से छोटा होगा, और जीरो के बराबर हो सकता है आर, लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता। जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, और कभी भी आर जो है बी से बड़ा नहीं हो सकता है। ये आर कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता है। इसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसी पे हमारा एक जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 25, बी बराबर 135। 225 बड़ा था 135 में, इसलिए ए को इसको माने, बी इसको माने। फॉर्मूला क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए दे दिया है 225 बराबर बी दे दिया 135। 100 मक्खी फिर से आ गया। देखिए इसको पता है कि सारा नंबर यहीं से आएगा, इसलिए बार बार आकर के देख रहा है। बी का मान कितना 135 गुने क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान तो खुद से एज्यूम करेंगे, जैसे हम लोग भागा देते हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आएगा, ये क्या हो गया, यूट्यूब आ गया। ये ठीक है, ये मक्खी आ रहा है बार बार। चल जाओ भाई, चल जाओ, वहां बैठ के पढ़ो, इधर नहीं डिस्टर्ब करने का। देखिए यानी कि हम लोग यहाँ से सीख रहे थे, समझ रहे थे बातों को। ये आ रहा है बार बार कि जो हम लोग भागा जब बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, 135 में 225 लगाएंगे, इसको रफ में करना है, रफ साइड में करना है। तो ये कितना बार में लगाएंगे, तो 135 अगर 2 बार में हम लोग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 270। 135 दूनी कितना हो जाएगा, 270, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में हम लोग लगाएंगे। 135 बचा कितना, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 गया, यानी कि 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 12 में से 3 गया तो बच गया 9 3 12, ठीक है, यानी 90 बचा। यानी कि 135 में जब एक गुना किए, 135 में जब एक गुना किए तो हमारा बचा कितना, 90। इसको रिलेट कीजिए, ये रिलेट कर लीजिएगा, काम हो जाएगा कि 225 ए था, बी था 135, 135 में भागफल कितना आया, एक शेषफल कितना बचा, 90। अब जोड़ लो, 135 में 90 जोड़ो, 225 आ जाएगा। यानी 135 को ही इतना तोड़ करके लिखा गया है। हाँ, यही ना किया गया है जी। अब इसको जोड़ो तो वही तो आ जाएगा, 9 3 12। कोई दिक्कत होगा इसमें, नहीं होगा। फिर से हम लोग चलेंगे। एक चीज और क्या बोले थे, एक चीज और हम बोले थे कि 0 से छोटा और बराबर होगा आर, और बी से हमेशा छोटा होगा। देखो तो ये जो है बी, ये हमारा बी है और ये हमारा क्यू है, तो बी से हमेशा छोटा है कि नहीं यार, ये आर है ना जी, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। आर जो है बी से छोटा है कि नहीं है, देखो तो 135 से 90 छोटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से बी को ए बनाएंगे, बी को ए बनाएंगे, किसको, बी को ए बनाएंगे, बी को ए बनाएंगे, किसको, बी को ए। समझ रहे हैं इस बात को, फर्स्ट रिलेट करो, बी को ए। 135 क्या, 135 बराबर, अब क्या करेंगे, 90 को हम लोग भी बनाएंगे, 90 को हम लोग भी बनाएंगे गुने। अब 90 में कितना गुना करें कि 135 आ जाए, इससे छोटा है इससे बड़ा नहीं है। फिर से वही होगा, एक बार में लगाएंगे, 90 कम 90, 135 में 90 घटाएंगे, तो 135 में जब हम लोग 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, आपको ही पता है। यहाँ पे हमारा आर जो बनेगा वो 45 बन जाएगा। क्यों ऐसा किए, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको ऐड किए, 135 आ गया, बस यही करना था। यहाँ से आगे स्टेप क्यों किए, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ आर 0 आया, नहीं आया, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आया तो फिर से हम लोग लगाएंगे, बी को बनाएंगे ए। देखो यहाँ से याद रखना कौन क्या बनता है, बी बन जाएगा ए,
बी बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप जब हम लोग बढ़ेंगे तो बी बन जाएगा ए और आर बन जाएगा क्यू, आर बन जाएगा क्यू, बी बन जाएगा ए और आर बन जाएगा क्यू जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, जब तक कि आर बराबर 0 नहीं आ जाता है, जब तक कि आर बराबर 0 नहीं आ जाता है। अब यहाँ से हमारा ये आर हो गया, ये हमारा बी हो गया, 90 हो गया ना, तो इसको हम लोग फिर से ए बनाएंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो 45 दूनी के 90 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 0। अब आ गया आर बराबर 0, क्या आ गया आर बराबर 0, आर बराबर क्या आ गया 0, आर बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आर बराबर 0 आ गया तो इसका HCF हम लोग बता सकते हैं कि कितना है। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग कह सकते हैं कि इसका HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा इसमें? HCF 45 होगा ना जी, हाँ 225 से 135 का HCF कितना होगा 45 होगा, होगा कि नहीं होगा जो बताइए। इसी को और हम लोग तरीका से बनाते हैं जो नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे लिखते हैं कैसे भाग विधि से, या फिर 135 फिर ऐसे 225 ऐसे करते हैं। यही जो हम लोग सीखे हैं ना, यही चीज़ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पर इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि अरे यहाँ पे इसको बी को ए बनाना है, पी को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन इसमें था क्लियर। देखो बताते हैं, मजा आएगा। यहाँ से तो समझ में आ गया आपको, बस थोड़ा सा और समय लेंगे 1 मिनट का और ये हमारा क्वेश्चन खत्म। चाहते हैं कि बेसिक से अच्छा से लेके चले, ज़्यादा नहीं टाइम देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि HCF जो है वो कितना आया, HCF आया 45, HCF कितना आया 45 आया। चूंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं HCF निकालने के लिए कैसे निकालते थे, 135 225 एक बार में लगाएं 135, बचा क्या, तो यहाँ पे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 बचेगा, फिर ये हमारा 135 यहाँ आ जाएगा, फिर क्या करते थे, फिर एक बार में लगेगा, फिर 90 घटेगा, फिर इसको घटाएंगे तो 45 आएगा, ये 90 फिर यहाँ आ जाएगा, फिर हो जाएगा 45 दूनी के 90, हाँ ऐसे करके फिर 0 0, ये हमारा 45 हो गया HCF। यही करते हैं ना हम लोग, यही जो हम लोग इजी वे में कर लेते हैं, इसी को 10वां में बोझ बना दिया गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि इतना लंबा प्रोसेस करो, जो कि एक ऐसा ही टाइम पास नहीं। हमारा शिक्षा व्यवस्था तो है ही बकवास, सिलेबस भी बकवास ही रहता है लगभग। तो इसीलिए फिर इसको नया बुक जो आया है ना, न्यू बुक जो पब्लिश हुआ, उसमें हटा दिया गया है इसको डायरेक्ट। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको न्यू बुक में दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो शायद अच्छा ही किया। तो ये इजी वे है, ठीक है, और ये हमारा तरीका है, ऐसे करके याद रखना और बना देना। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आपका 2 नंबर झोली में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी कि पहला चैप्टर में हमको सबसे यही डिफिकल्ट लग रहा था कि स्टूडेंट को दिक्कत होता है, इसमें पूछे भी 1-2 से तो बोला, तो इसीलिए इसको हम करवा देंगे और आप समझ गए होंगे इस बात को। अब हम चलते हैं एक और फेमस क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। बहुत ही मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसा हुआ ही नहीं कोई साल जिस साल ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं हो बिहार बोर्ड। हर एक साल एक क्वेश्चन ये चिपका देता है बिहार बोर्ड कि प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट या तो दे देगा √2, या तो दे देगा √5, या तो दे देगा √7, या तो दे देगा √2 + 2, या तो दे देगा √3 + 1 दे दिया, और बस कहेगा प्रूव करो कि वो इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है 2 नंबर में। आप कभी भी कोई भी साल का क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लीजिए, उसमें ये फिक्स रहेगा, सिद्ध करे √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √3 अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध करे √7 अपरिमेय संख्या। इस तरह का क्वेश्चन मतलब भूल जाओ, कभी भी देगा कहीं भी देगा, भूल जाओ, 1 मिनट में आप बना सकते हो। बस इसमें 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहले हम बता देते हैं। पहला ये कि एक ही चीज़ के बारे में अगर जान गया ना तो काम हो जाएगा। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब पता है आपको? क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर इसका मतलब हम समझा दिए, फिर हम इसको फटाक से प्रूव कर देंगे और आप इसको क्लियरली समझ जाइएगा। सहअभाज्य किसको कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? तो वैसे 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वैसे 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, उसको हम लोग सहअभाज्य कहते हैं। जैसे अभी हम लोग HCF निकाले 135 225 का, तो आया 45, तो ये तो सहअभाज्य नहीं है क्योंकि इसका HCF तो 45 आया। लेकिन अगर हम दे दे आपको कि एक काम कीजिए 19 और 21 ये दोनों का HCF निकालिए, अगर आपके पास समय है फटाक से निकालिए। अगर हम आपको बोल दे कि 7 और 9 का HCF निकालिए, तो ये दोनों संख्याएं का HCF 1 आएगा
HCF कितना आएगा 1। ये दोनों संख्याएं का भी HCF कितना आएगा 1 आएगा। तो जब 1 1 आ रहा है ना, तो इसका एक कैटेगरी बन गया और उसको हम लोग कहते हैं कि सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, अब ये बात अगर समझ गए तो हमारा काम आसान हो गया। बस मैथ में यही तो है कि आप जो चीज का नॉलेज है उसको यूज करके आप गलत प्रूव कर दीजिए, और क्या। तो हम लोग को पता चल गया कि सहअभाज्य क्या होता है। कर स्थित कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके अपोजिट मान लेते हैं। माना √2 परिमेय संख्या है। ठीक, इसके विपरीत हम लोग मान लिए कि माना √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो इसका परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं कि वो P/Q के रूप में होगा। Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, PQ पूर्णांक होगा। इतना बात हम लोगों को पता है। यानी कि √2 जो है वो बराबर होगा P/Q के, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक बात ऐड कर लो कि P और Q सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य है। P और Q सहअभाज्य है। इतना ऐड कर लिया आराम से। अगर इतना आप कर लेते हैं, इसको हम और छोटा छोटा राइटिंग में लिख देते हैं ताकि एक ही पेज में पूरा कवर हो जाए, ताकि आप आराम से याद कर पाए। 2 पेज में जाएगा तो बोलिएगा बहुत ही बड़का हो गया, याद नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था? √2 अपरिमेय संख्या है। सिंपल हम लोग किए कि मान लिए कि माना √2 जो है वो परिमेय संख्या है। कोई आपत्ति है? लड़ाई नहीं ना कर दीजिएगा, कहेगा हाँ परिमेय था तो परिमेय काहे मान लिए, मानना पड़ेगा बाबू। जहाँ पे √2 जो है P/Q के बराबर है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सहअभाज्य है। P और Q सहअभाज्य है। P और Q क्या है? सहअभाज्य है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर P और Q सहअभाज्य है, ठीक है, अब क्या करते हैं? दोनों पक्षों में इसको वर्ग करते हैं। बस कुछ भी दे, मेथड पकड़ लो और ऐसा ही कर देना, 2 नंबर दे देगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जिस समय हम एग्जाम दिए थे उस समय भी ये क्वेश्चन आया था और सेम ऐसे ही किए थे और टोटली नंबर भी मेरा मिला, एक भी नहीं कटा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड। स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और PQ का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2 बराबर P²/Q² होगा। अब ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। ये क्या है? समीकरण फर्स्ट है। अब ये जब समीकरण फर्स्ट है, एक काम करते हैं, Q² को उधर भेज देते हैं। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया तो उधर भेज सकते हैं ना, Q² 2 बराबर P²। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो P² है ये 2 से विभाजित है। 2 जब इधर जाएगा, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, और क्या समीकरण फर्स्ट यहाँ मानो या यहाँ मानो, बात तो एक ही है। ये 2 इधर जाएगा तो P² को विभाजित करेगा। यानी यहाँ से हम लोग समझ गए हैं कि P² 2 से विभाजित P² 2 से विभाजित हो रहा है, तो P² 2 से विभाजित हो रहा है तो P भी 2 से विभाजित होगा। P भी 2 से विभाजित होगा। इसमें किसी को शक होगा? नहीं। P² जब 2 से विभाजित हो रहा है तो P भी 2 से विभाजित होगा। अब P² 2 से विभाजित हो रहा है। अब एक बात बताओ, एक बात हम लोगों को पता चल गया कि P 2 से विभाजित होगा। अब देखो कैसे कैसे प्रूव कर रहे हैं, जो देखो अब P जो है 2 से विभाजित हो गया, हम लोगों को पता चल गया। अब क्या करते हैं? हम लोग मानते हैं। क्या मानेंगे? हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि C मान लिए, कुछ भी मान लेते हैं। किसके बराबर? तो यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से हम लोग किसी एक को मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्या? जैसे यहाँ पे दिया गया है P, Q² को भी विभाजित कर रहा है ना, ये P जो है वो Q² को भी विभाजित कर रहा है, 2 को भी कर रहा है। P को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, M मान लो, C मान लो, T मान लो, K मान लो। हम मान लेते हैं माना P बराबर 2M। ठीक है, माना P बराबर 2M, ऐसे लिख लीजिएगा आराम से सुंदर से। इतना लिखने के बाद अब इसको समीकरण फर्स्ट में रखना है। समीकरण फर्स्ट क्या था कि Q² 2Q² बराबर P²। इस P के जगह पे रखेंगे 2M
का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे था इधर 2q² बराबर ये हो गया 4m²। 2 से ये कटेगा, 2 दूनी के 4, q² बराबर 2m²। अब एक बात बताओ, यहाँ पे p² जो है वो 2 से विभाजित था, यहाँ पे q² जो है इस 2 से विभाजित है या नहीं है? बिल्कुल है, यानी कि q² जो है 2 से विभाजित है। q² जो है वो 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा। जब q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। अब जब पता चला हम लोगों को कि p और q दोनों का एक गुणनखंड 2 भी है, p और q दोनों का एक गुणनखंड 2 भी है ना जी। अब एक बात बताओ कि P और Q तो हम लोग सहभाज माने थे, जो कि जिसका HCF एक ही हो सकता था, लेकिन उसका एक और गुणनखंड निकला 2, निकला ना जी। तो यहाँ से क्या हुआ कि दोनों बातों में विरोधाभास उत्पन्न हुआ। जो हम लोग माने थे और जो आया है दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हुआ। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। दोनों बातों में क्या हुआ? विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अतः यहाँ ऐड कर दीजिएगा, जगह नहीं है, बता देते हैं। लेकिन P और Q तो सहभाज्य है, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। जो माने थे उसका उल्टा हो जाएगा कि √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। हो गया, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था। और इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे √2 के जगह पे 3, 4, 5, 6, 7 जो भी देते बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुआ आपको? क्या इसमें आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं होगा दिक्कत। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में इतना अगर आप जान गए तो बहुत ज़्यादा है, रिवीजन आपका कंप्लीट हुआ। एक होमवर्क पहले यहाँ के बाद लिख लीजिए आप। क्या होमवर्क रहेगा? होमवर्क रहेगा कि आप प्रूव करके बताइएगा कि √7 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको प्रूव करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद चैप्टर पढ़ने से पहले ज़्यादा हम स्टार्टिंग में बता दिए हैं कि इसमें हम ज़्यादा ना डीप में जाएंगे ना ज़्यादा ऊपर जाएंगे। लेवल मेंटेन करेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम के क्वेश्चन आपसे बन सके, वैसा लेवल मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, बहुपद है, और बहुपद में हम लोगों को पता है कि इस चैप्टर में खास करके द्विघात बहुपद पे ज़्यादा फोकस किया गया, साथ में त्रिघात पे भी किया गया, लेकिन द्विघात को हम लोग लेकर चलेंगे। द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जिसका 2 शून्यक होता है। चूंकि द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है? 2 शून्यक। 2 शून्यकों। अब 2 शून्यक होता है, दोनों शून्यकों के बीच में एक रिलेशन होता है, 2 शून्यकों के बीच संबंध। 2 शून्यक होता है इसका और दोनों के बीच में संबंध होता है। क्या होता है कि दोनों शून्यकों का योग जो है इसके -b/a के बराबर होता है, और दोनों शून्यकों का गुणनफल जो है वो होता है इसके c/a के बराबर। बात को समझो, क्लियर है कि इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है जी? 2 शून्यक होता है, और वो दोनों शून्यक के बीच में 2 संबंध है। समझ रहे हैं ना? एक संबंध है, 2 संबंध है। पहला संबंध है कि जब उसका हम लोग योग करेंगे तो वो -b/a के बराबर होगा, और जब उस दोनों शून्यक का गुणनफल करेंगे तो c/a के बराबर होगा। इसी को हम लोग जब मान लेते हैं कि दोनों शून्यक को हम लोग मान लेते हैं, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। जब हम लोग मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा, तो यहाँ पे हम लोग प्यार से लिखते हैं इसी बात को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। समझ आया?
यही चीज हम लोग करते हैं बस। ये हम लोगों को पता है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। इसका द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होगा, दोनों का योग माइनस बी बटा ए होता है और दोनों का गुणनफल सी बटा ए होता है, सी बाई ए होता है। इसी मात्र दो चीज पे इतना सारा क्वेश्चन बन जाता है कि आप सोच नहीं सकते, जो कि हम सब्जेक्टिव के प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, यहाँ पे भी करवाएंगे। तो ये हमारा किसकी बात होगी, आना चाहिए। और आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि आपको दे दिया बहुपद, शून्यक निकालो, निकाल दिया। अब शून्यक निकालने के साथ साथ उसके जो दो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करो, तो इस पे चेक करना पड़ेगा। पहले तो शून्यक निकालेंगे गुणनखंड विधि से, उसके बाद इसको चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन ऐसे। दूसरा क्वेश्चन आपको शून्यक दे देगा और बहुपद निकालने के लिए कहेगा, समझ रहे हैं ना। शून्यक दे देगा, या तो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दे देगा, या तो सिर्फ शून्यक ही दे देगा और कहेगा बहुपद निकालो। तब आपको क्या करना है, बहुपद के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, बहुपद के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये होता है बहुपद के लिए फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। कब, जब शून्यक दे दे और बहुपद निकालने के लिए पूछे। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग में सेट कर लो कि दे दिया है क्या बहुपद, पूछ रहा है क्या शून्यक, और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। दूसरा दे दिया है क्या शून्यक, पूछ रहा है क्या बहुपद। तो हमारा बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। ऐसे करके याद रखना है। उसके बाद जैसे कि एक यहाँ पे हम क्वेश्चन छोटा सा लाए हैं कि बताइए अगर हमारे पास एक बहुपद है, लिख लो क्वेश्चन, ये शॉर्टकट में लिख के लाया लेकिन तुम बड़ा में लिखो। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहली बात इसका शून्यक निकालो, यानी कि अल्फा निकालो और बीटा निकालो, और उसके बाद इसके संबंधों की सत्यता की जांच करो। यानी कि संबंध क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और दूसरा संबंध है अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। सत्यता की जांच करो, निकालो। हम लोग नॉर्मली चलेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे प्लस, इसको अब तोड़ने का गुणनखंड का सिंपल रूल ऐसे याद रखो, बीच वाला को इस तरह से तोड़ो, बीच वाला को इस तरह से तोड़ो कि ये दोनों बगल वाला को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10x स्क्वायर आएगा, आएगा ना। तो बीच वाला को इस तरह से तोड़ो कि गुना करके ये दोनों के बराबर आए और जोड़ करके या घटा करके बीच वाला के ही बराबर है। सिंपल है ये तोड़ना। 7x को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 5x प्लस 2x। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, सोचने का क्षमता विकसित करना पड़ेगा। 7x को हम लोग 5x प्लस 2x में जब तोड़ें, इस 7x को जब हम लोग 5x प्लस 2x में तोड़ें तो इसको जोड़ेंगे तो 7x ही आएगा, और इसको गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर ही आएगा। समझ में आया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कॉमन लेने वाली बात आ गई कि ये दोनों में और ये दोनों में, ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो बचेगा क्या x प्लस 5। ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 2, तो बचेगा क्या x प्लस 5। अब ये और ये देखो, दोनों में हम लोग अगर x प्लस 5 को बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस 2। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये जो दो निकला है x का वैल्यू, यही है हमारा शून्यक, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, और दोनों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा था ना। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, a और b का मान तो पता होना चाहिए। आइए यहाँ से a और b का मान निकालते हैं। यहाँ से a और b का मान हम आप लोगों को बताते हैं। जो हमारा बहुपद दिया हुआ है वहीं पे तो है a और b का मान छिपा हुआ, बस उसको देखिए आप ध्यान से। देखिए हमारा बहुपद है ए एक्स स्क्वायर, यानी कि a का मान कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है, bx यानी कि b का मान 7 है, c का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। बस यही तो जानना था, इतना जान गए काम हो गया। अब सत्यता की जांच करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए करना है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -5 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है, बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी यानी कि माइनस बी, बी का मान कितना है 7, ए का मान 1, -5 -2 -7 हो जाएगा, बराबर -7 हो जाएगा। पहला हो गया, देखिए इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, माइनस बी बटा के ए के बराबर आ गया ना, दोनों का योगफल आया ना। अब क्या है, अब है गुणनफल। जब उसका हम लोग गुणनफल करते हैं दोनों शून्यकों का, तो वो c बटा a के बराबर आता है। तो c अल्फा कितना है, पहले देखो अल्फा कितना है, -5 मल्टीप्लाइज बाय बीटा कितना है, -2 बराबर
सी बाई ए। सी कितना है, सी तो सी 10 है, बटा ए कितना है तो ए 1 है। 5 दूनी के माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 10। देखो ये भी आया ना बराबर, यही प्रूव करने के लिए कहेगा। यहाँ से आपको 2 नंबर या 5 नंबर में देगा तो 5 नंबर दे देगा। ठीक है, समझ में आया बात को? बहुत आसान तरीका है, कुछ है ही नहीं, बस शून्य निकालो, प्रूव करो, सत्यता की जांच करो। ये हो गया हमारा पहला टाइप, ऐसे ही पूछेगा। दूसरा टाइप है कि आपको शून्यक दे देगा अल्फा या बीटा, या फिर कहेगा कि उसका क्वेश्चन है कि लिखो क्वेश्चन कि दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -3 है और गुणनफल अल्फा गुने बीटा 2 है, तब बताइए कि वो बहुपद क्या होगा। बहुपद निकालने के लिए कहेगा। तो सिंपल वे में हम लोगों को पता है बहुपद का फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है, पता है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -3 रखेंगे गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा के जगह पे 2 रखेंगे। यहाँ से हमारा बहुपद निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये निकल गया हमारा बहुपद। ये तो और आसान था, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। और इसी के स्थान पे अगर दे देता कि अल्फा का मान दे दिया 4 और बीटा के मान दे दिया 5, अल्फा का मान दे दिया 4 और बीटा का मान दे दिया 5, तब कहेगा बहुपद निकालो। तो कुछ नहीं, यहाँ रखो अल्फा, यहाँ रखो बीटा, यहाँ रखो अल्फा, यहाँ रखो बीटा, यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे गुना कर दो, ला दो। समझ आ गया? कोई परेशानी होगा? नहीं होगा। ये था हमारा बहुपद का वन लुक। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, तो फॉर्मूला ये सारा हम लोगों को याद रखना है। नहीं याद रखेंगे तो वो आपको दिक्कत होने वाला है। याद रहेगा? बिल्कुल ही याद रहेगा। कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो आप बना करके लाइएगा घर से। क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसका सबसे पहले तो आप शून्यक निकालिए, अल्फा निकालिए, बीटा निकालिए और उसके बाद दोनों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसका निकालिए अल्फा बीटा और दोनों की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत आसान है। अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे दे और आपको समझ में नहीं आए कि हम क्या करें, ये तो आप कर लीजिएगा, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, इसको बना के आइएगा। ठीक है, बना करके हमारे वो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर पर जरूर भेजना है ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ बन रहा है कि नहीं। हमारा एक और क्वेश्चन अगर रहेगी 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में पूछ दे, ज्ञात करें। 2 अंक में ये क्वेश्चन पूछ दे आपको, तब क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सिंपली वे में सबसे पहले देखो, इधर आ जाओ, 4x स्क्वायर माइनस 9। अब सबसे पहली बात देखना कि क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो आप देखिएगा नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम पहुँच गए थे इस स्थिति पे, इस स्थिति में पहुँच गए थे हम लोग यहाँ इस स्थिति में, उसके बाद क्या किए? 0 मान लिए, आ गया हमारा 2 शून्य। वही चीज यहाँ पे हम लोगों को करना है, 0 मान लेना है, आ जाएगा हमारा शून्य। -9 उधर जाकर +9 हो जाएगा, स्क्वायर जाकर के उधर √9 हो जाएगा और फिर नहीं, ये तो टोटल के साथ रूट होगा ना, जैसे कि ये स्क्वायर अभी रहेगा, ये 9 रहेगा, ये 4 जाएगा उधर तो 9/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये स्क्वायर जाएगा उधर तो अब होगा 9/4 का रूट, ये बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा, रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलता है तो प्लस माइनस निकलता है, पता है ना, 3/2 होगा। x बराबर +-3/2, यानी कि 2 शून्य का आ गया, एक आया +3/2 और एक x बराबर आया -3/2। ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। कोई दिक्कत होगा किसी प्रकार का आपको इसमें? नहीं होगा दिक्कत। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका क्वेश्चन जो दिए जरूर बना करके लाइएगा। थर्ड चैप्टर जो है हमारा, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम क्या बोले, बस वही सब टॉपिक्स को करवा रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपका वन लुक रिवीजन हो जाए। ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहे, ठीक है, मीडियम में हम लोग रहने वाला। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ नहीं होता है, बस 2 चर होता है और कुछ समीकरण होता है। इसका जो व्यापक रूप है जैसे कि a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y
बराबर C2। इसमें होता बस यही है कि इसको हम लोग ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। बीजगणितीय विधि में हम लोग इसको 3 विधि से हल करते हैं। पहला एक होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है हमारा विलोपन विधि, और तीसरा होता है हमारा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये 3 विधि होता है बीजगणितीय विधि, और एक होता है अलग से ग्राफीय विधि। एक होता है और जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि को हम लोग नहीं लेके चलेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और डीप में जाना पड़ेगा, जो कि आपके दिमाग से ऊपर जाने लगेगा। अब एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वही जाएगा। तो ये तीनों विधि हम चाहेंगे कि आप लोग एकदम गर्दा तरीके से सीख जाएं, और उसके बाद एक और जो ये दोनों 2 समीकरण जैसे यहाँ पे दिया गया है, 2 समीकरण, पहला समीकरण से दूसरा समीकरण, तो ये दोनों में क्या संबंध होता है ये आप जान जाए। तो ये दोनों में एक संबंध होता है कि जब हम सबसे पहले तो कोई भी विधि से ये दोनों को हल करेंगे और 2 चर है x और y का मान निकालेंगे, लेकिन बिना मान निकाले अगर हम लोगों को पता करना है कि इसका कितना हल होगा, तो उसका नियम क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पे खेला होगा। इसमें दिख रहा है ना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इसी पे खेला होता है कि जब अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 करे और दोनों बराबर नहीं आए, a1 बटा a2 करे b1 बटा b2 और दोनों बराबर नहीं आए, तो अगर ग्राफ में देखे तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, तो हम लोग कहते हैं कि इसको प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। और इसका हल अगर हम लोग देखेंगे कि कैसा हल होगा, तो इसका अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल। समझ आई बात? फिर दूसरा सिचुएशन क्रिएट होता है कि a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। जब तीनों बराबर आए तो इसमें हम लोग कहते हैं कि रेखा कैसा बनेगा, तो समपाती रेखा बनेगा। हल कितना होगा? तो अनंत हल होगा। इसको हम लोग अनेक हल नहीं कहते, इसको हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। और इसको हम लोग कहते हैं कि अनंत हल होगा, या फिर कहते हैं कि अनेक हल होगा, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर हो। तीसरा सिचुएशन आता है कि a1 बटा a2 जो है वो तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई हल नहीं होगा। सबसे पहले रेखा कैसा बनेगा? तो समांतर रेखा बनेगा। समांतर। हल कितना होगा? कोई हल। समझ में आई बात? प्रतिच्छेदी रेखा कैसे बनेगा? ऐसे काट के जाएगा दोनों रेखा, ठीक है। संपाती रेखा कैसे बनेगा? तो एक ही रेखा पे दूसरा रेखा बनेगा, जहां पहला रेखा है उसी पे दूसरा उसी के ऊपर है, इसीलिए इसका बहुत सारा हल होता है। जितना काटेगा उतना हल होगा। तो एक ही पे दूसरा है तो अनंत बार काट रहा है तो अनंत हल होगा। तीसरा है कि समांतर होगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, दोनों रेखा कहीं काट ही नहीं रहा है, इसका कोई हल नहीं होता है। क्या ये समझ में आया आपको? ये वाला लोचा, ये वाला लोचा समझ में आया आपको? बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज अगर आप याद रखते हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, अगर ये सारा आपको ध्यान में है, आप इसका रिवीजन करते हैं टाइम पे, तो आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब ये तो तीनों विधि में ये दोनों तो इजी विधि है, सब जानता होगा। हम आपको आज सिखा देते हैं ब्रज गुणन विधि। अगर ब्रज गुणन विधि आपको दे दी एग्जाम में, तो आप कैसे बनाइएगा उसको। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और क्वेश्चन है किधर गया, नेक्स्ट पेज, अभी द्विघात समीकरण। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 4x प्लस 5y बराबर 4, उसके बाद 3x प्लस 6y बराबर 8। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड, और कह दे वज्र गुणन विधि से हल करो। तब ट्रिक क्या है? वज्र गुणन विधि से हल करो, तब ट्रिक क्या है? देखो, ऐसे तो मैथ में कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है। ट्रिक किसको कहते हैं कि टीचर जो है उसके लॉन्ग पैटर्न को समझ करके, उसका एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न को डायरेक्ट बता देता है आपको। उसके लॉन्ग मेथड को बना करके डायरेक्ट आपको बता देता है कि ऐसे करो, वही ट्रिक हो गया। लेकिन वही आप अगर उसके लॉन्ग मेथड को ही जान जाए, तो वो ट्रिक आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो ट्रिक व्रिक मैथ में कुछ नहीं होता, ठीक ना। बस स्टूडेंट को इधर से उधर भटकाने का वो ट्रिक लिख देगा कि ट्रिक ये वो, कुछ नहीं होता है ट्रिक। तो करना कुछ नहीं है,
पहले x लिखना है, बड़ा बटा बराबर y लिखना है, बड़ा बटा बराबर 1 लिखना है, बड़ा बटा, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक बार इसको ऐसे ढकना है, ढक दीजिएगा इसको एक बार, हाँ ढक दीजिएगा ना, और ढकने के बाद इसको इससे गुना करो और फिर इसको इससे गुना करो और घटाओ, समझ रहे हो बात को। इसको ढक दो और इसको इससे गुना करो, तो 5 8 जा 40, पनी 8 40, यहाँ लिखो 40 माइनस इसको इससे 6 चक 24। कुछ दिक्कत हुआ? अब कहाँ इंड किए हो उसको याद रखो, ये यहाँ आए फिर यहाँ से इंड यहाँ किए, तो इसको याद रखो यहाँ इंड किए, फिर इसको ढको, ढक दिए। अब इंड कहाँ किए थे? यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 3 जा 4 3 जा, तो 4 3 जा 12 माइनस यहाँ इंड किए हैं, यहाँ आ जाओ, 8 4 जा 8 4 जा 8 4 जा 8 चक 32। अब कहाँ इंड किए उसको याद रखो, यहाँ इंड किए, चलो इसको ढको। अब इसको गुना करो, 4 छक 24, 4 से कितना होगा 24 माइनस, फिर इसको गुना करो, 3 5 15। समझ आया? अब बारी बारी से इसको एक बार इसके बराबर करो, x का मान निकल जाएगा, और फिर इसको एक बार इसके बराबर करो, y का मान निकल जाएगा। ये है ब्रज गुणन विधि, जो कि एकदम ट्रिक है, एकदम एक सेकंड में देखिए बन गया कि नहीं। बस इसके पीछे मेथड क्या है? मेथड यही है कि जब ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला बताया जाता है तो उस समय यही करवाया जाता है कि इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, इससे, मतलब वही चीज करवाया जाता है। वही चीज आप ढक करके इसको सोच सकते हैं कि जहां से हम लोग एंड करेंगे वहां से स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा। अब हम लोग इसको दोनों को एक बारी बारी से इक्वल करेंगे, x बाई 40 माइनस 24 इक्वल टू 1 बाई 24 माइनस 15, ठीक है। अब घटा दो, यहाँ पे घटा सकता है यहीं पे, या फिर यहाँ पे आके घटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 40 में से 24 घटा तो ये हो जाएगा x बटा में ये 40 में से 24 गया, 10 में से 4 गया 6, 16 बचा, बराबर 24 में से 15 गया कितना बचा, 5 9 9 बचा, 1 बटा 9, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, या फिर x बराबर 16 बटा 9। x का मान कितना आ गया 16 बटा 9, और फिर इसको इसके इक्वल करो और कितना आंसर होगा बताओ। यही हमारा ब्रज गुणन विधि। जो स्टूडेंट इतना समझ जाएगा इस बात को, और मेनली ये है आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे कि कोई दे दिया है दो समीकरण और पूछ दिया है कि बताओ इसका कितना हल होगा, तो क्या उसके हल को हम लोग निकालने जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट हम लोग a1 बटा a2 b1 बटा b2 a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 करेंगे, और देखेंगे कि अगर पहले ही इक्वल नहीं आया तो कहेंगे कि अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अगर तीनों बराबर आ गया तो कहेंगे कि संपाती रेखा होगा और अनंत हल होगा, और अगर दो बराबर आ करके एक बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि समांतर रेखा होगा, यानी कि कोई हल नहीं। और ये हमारा हो गया ब्रज गुणन विधि, और ये तो बहुत इजी वे है, प्रतिस्थापन विलोपन जिसको हम सब्जेक्टिव में बहुत करवाएं, तो जाकर के देख करके सीख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताएं, कम समय में करवाना है रिवीजन आपका। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चैप्टर द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण कुछ नहीं है, जब हम बहुपद पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में क्या हो रहा था, द्विघात बहुपद में क्या हो रहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अब बराबर 0 कर दो, यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको भी हम लोग गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकाल सकते हैं, और साथ में इसका जो द्विघातीय सूत्र होता है या फिर श्रीधराचार्य का नियम जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र, उसके वजह से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि द्विघाती सूत्र होता है पहले माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। दिख रहा है, ये है हमारा द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य का नियम, और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये द्विघाती, हमको सबसे इजी चैप्टर ये लगा कि जो द्विघात बहुपद पढ़ लिया वो आकर के 0 कर दिया, और द्विघाती सूत्र ऐसे लगा दिया, या फिर गुणनखंडन विधि जो हम लोग पढ़ते हैं उसी का यूज करते हैं इसमें, और फटाक से हम लोग इसका शून्यक निकाल पाएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने वाला बात क्या है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने वाला बात यह है कि इसमें ए बी सी दिख रहा है ना, इसमें एक रिलेशन होता है। जब हम लोग इसका कहेगा कि डी निकालो, क्या डी कहेगा विवितकर निकालो, विवेचक निकालो, ऐसा बोलेगा विवेचक या फिर विवितकर, ऐसे, जिसको हम लोग डी कहते हैं शॉर्टकट में, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4c। बहुत बार देखे हैं ऐसा बोला है ऑब्जेक्टिव में कि एक द्विघात समीकरण दे दिया, बोला इसका विवितकर निकालो, तो स्टूडेंट भी होश आए, विवितकर क्या होता है, विवेचक क्या होता है, कुछ नहीं होता है विवितकर विवेचक।
इसमें b दिख रहा है आपको, स्क्वायर करो, -4a दिख रहा है, रखो, c दिख रहा है, रखो, गुना कर दो, यही होता है। अब विवितकर में एक संबंध होता है, कौन सा संबंध होता है? जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक विवितकर निकालो या फिर विवेचक निकालो, विवितकर ऐसा ही लिखाता होगा, जैसे भी लिखाता होगा वो देख लेना तुम। d बराबर होता है क्या कि b स्क्वायर -4ac। अब इसमें एक संबंध होता है कि 3 चीज हो सकता है, क्या? पहला कि b स्क्वायर -4ac जब हम कोई समीकरण द्विघात समीकरण का करेंगे तो हो सकता है कि वो आ जाए 0 से छोटा, या हो सकता है आ जाए 0 से बड़ा। दूसरा आ सकता है कि b स्क्वायर -4ac निकाले और वो आ जाए 0 के बराबर, और हो सकता है कि वो आ जाए 0 से छोटा। समझ रहे बात को? 3 ही स्थिति हो सकता है। पहला कि b स्क्वायर -4ac निकाले वो 0 से छोटा हो सकता है। दूसरा b स्क्वायर -4ac निकाले वो 0 के बराबर हो सकता है। तीसरा b स्क्वायर -4ac निकाले वो 0 से छोटा हो सकता है। ये 3 स्थिति हो सकता है। हाँ, अब इस तीनों स्थिति में अलग अलग चीजें क्या है जो देखो। जब 0 से बड़ा आएगा b स्क्वायर -4ac का मान, वेन विवितकर जो है, विवेचक जो है, b स्क्वायर -4ac जो है 0 से बड़ा आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि वास्तविक मूल होगा और अलग अलग होगा। वास्तविक, इसका 2 मूल मतलब शून्य, ठीक है ना? वास्तविक मूल होगा, मूल मतलब शून्य। शब्दों का खेल है, कितना स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम में नहीं लिख पाता, नहीं बना पाता है, जस्ट वर्ड्स जो यहाँ पे यूज है उसके चलते वो उसको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है? जब 0 के बराबर आ जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि वास्तविक मूल तो होगा लेकिन समान होगा, बराबर होगा। मूल तो वास्तविक होगा लेकिन बराबर होगा, यानी कि समान होगा। जब 0 से छोटा आएगा तब हम लोग कहेंगे कि वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक मूल होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा। बस ये 3 स्थिति याद रखना है। याद रहेगा आपको? जब b स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा आएगा तो कहेंगे वास्तविक मूल होगा, अलग अलग होगा। और जब b स्क्वायर -4ac 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा तो कहेंगे वास्तविक मूल होगा लेकिन समान बराबर होगा। जब b स्क्वायर -4ac 0 से छोटा होगा तो कहेंगे वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। बस एक में वास्तविक मूल होगा जब 0 से बड़ा आएगा और अलग अलग होगा। जब 0 से बड़ा आएगा, अलग अलग होगा तो कहेंगे वास्तविक मूल होगा, और जब 0 के बराबर आएगा तो कहेंगे समान होगा, वास्तविक मूल होगा, और जब 0 से छोटा आएगा तो कहेंगे वास्तविक मूल नहीं होगा। ये 3 बात जो याद रखेगा वो ऑब्जेक्टिव में धुआंधार गर्दा मचाएगा। और जो पूरा वीडियो मेरा देख लेगा वो तो पूरा क्वेश्चन एकदम कबाड़ के आएगा। पूरा जो मेन फॉर्मूला है यही तो हम बता दे रहे हैं। अब इसको क्या करना है, आपको बस इसको ध्यान देना है और क्या करना है, याद रहेगा। अगर इतना आप याद रखते हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है? उससे पहले एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए फिर से शुरू से भी किस किस चीजों को हम पूरे चैप्टरों में पढ़े हैं। तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं। फिर हम लोग एचसीएफ निकाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो कि सेम चीज है जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, जो कि न्यू बुक में हटा भी दिया गया है। फिर हम लोग पढ़े हैं बहुपद पढ़े हैं। बहुपद में हम लोग द्विघात बहुपद पे फोकस किए हैं। एक त्रिघात बहुपद भी पढ़ा जाता है, अल्फा बीटा गामा, उसका 3 शून्य होता है, उसका भी संबंध, उसको भी न्यू बुक से हटा दिया गया, उससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है इसलिए उसको छोड़ दिए हैं, अभी उतना हल्के में ले लिए। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन करवाएंगे तो उसको भी हम लपेट देंगे। अभी कम समय, हम इस वीडियो में मात्र सोच रहे हैं कि 60 मिनट में 5 चैप्टर आपका रिवीजन करवा दें। नेक्स्ट है हमारा समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। एपी इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है एपी। हम अब अगर आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उलट करके तो आपको समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन एपी से पूछा जाता है। समांतर श्रेणी जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, कुछ चीजों को हम लोग को ध्यान रखना है। एपी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हमारे पूरी दुनिया में मैथ में कुछ भी चीजों में वैसे चीज को रिलेट कीजिए जिसमें एक पैटर्न बना हो, उस पैटर्न को हम लोग एपी में पढ़ते हैं। जैसे कि 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक स्टूडेंट जिसके पढ़ने का डेली पैटर्न बना है कि वो डेली
एक दिन 10 मिनट पढ़ा, दूसरा दिन 11 मिनट, तीसरा दिन 12 मिनट, मतलब डेली पढ़ रहा है और एक एक मिनट डेली ज्यादा पढ़ रहा है, तो उसका एक पैटर्न फिक्स है, हाँ है ना। तो वो एपी में आ गया। लेकिन एक ऐसा बकलोल महाबकलोल बानर है जो कहीं 10 मिनट पढ़ा, कहीं मन 1 मिनट ने पढ़ा, कहीं मन किया तो किताबें उलट के नहीं देखा है, कभी 1 घंटा पढ़ लिया, कभी 10 घंटा पढ़ लिया, कभी इसका कोई पैटर्न नहीं है, वो जैसे तैसे कर रहा है, तो वो एपी में नहीं आएगा। उन चीजों के बारे में बात करते हैं। यानी कि इसमें जो हमारा पद होता है वो A1 A2 A3 ऐसा होता है, जो तीनों के चारों जो भी यहाँ पे पद होता है सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, सबके बीच में जो अंतर है वो समान होता है, जो हम लोग कहते हैं कि D बराबर A2 माइनस A1 या फिर D बराबर A3 माइनस A2 या फिर सब बराबर आता है। जब हम लोग इतना करते हैं तो सब D कहलाता है और सब इक्वल आता है, तब कहते हैं कि एपी में है। जब D बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1 बराबर आएगा A3 माइनस A2 बराबर आएगा A4 माइनस A3 के। ये हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस जो निकालने का तरीका। ये बराबर सब बराबर आता है, चाहे इसको इसमें घटाओ, इसको इसमें घटाओ, इसको, लेकिन गलत नहीं घटाना। ऐसा मत करना कि A4 को A1 में घटा देना, A3 को A1 में, नहीं नहीं नहीं, लगातार होना चाहिए, तब इसको हम लोग कहते हैं कि ये एपी में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब किए ऐसा चीजों को देखे कि मान लो कि 2 4 6 ये एक सेम कॉमन एकदम सेम है। जैसे कि मान लो कि कोई है स्टूडेंट जो पहला दिन 10 मिनट पढ़ा, दूसरा दिन 11 मिनट पढ़ा, तीसरा दिन 12 मिनट पढ़ा, चौथा दिन तो डेली 1 1 मिनट पढ़ रहा है। तो जैसे ही कहेंगे कि पहला दिन 10 मिनट पढ़ा, दूसरा दिन 11, तीसरा दिन 12, तो चौथा दिन तुम खुद बता दोगे कि चौथा दिन 13 मिनट पढ़ेगा। वही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जब देखें कि ये 2 4 6 2 का डिफरेंस है, तो इसका अगला पद तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है समान है, तो वही अगला पद निकालने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं एनवा पद निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाले कि चलो भैया आ जाओ, कि जब हम लोग को पूछेगा एन तो हम लोग कहेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है बात? अभी हम क्या बोले कि चौथा दिन वो कितना पढ़ेगा, तो अभी बताए ना आप, वैसा ही रिलेट कीजिए और बताइए कि अगर पूछ दे कि 2 4 6 है इसका 10वां पद, तो हम लोग an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पे रख सकते हैं। फिर अगर उसी में पूछ दे कि नहीं, एक बात बताओ 10 पद कौन सा होगा, ठीक है तुम बता दिया, अब ये भी बताओ कि 10 पदों का योग क्या होगा, अब ये भी बताओ कि 10 पदों का योग क्या होगा, यानी कि n पदों का योग। तो यहां से हमारा एक बनता है क्या, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि Sn यानी कि n पदों का योग निकालेंगे हम लोग, तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ इसका दो एक फॉर्मूला और होता है, लेकिन इसमें हम सोचते हैं कि आप कंफ्यूज आ जाइएगा। नॉर्मली इसको याद रखिए, एग्जाम में बेहतरीन कीजिए, ज्यादा जानने से कोई जरूरत नहीं है आपको। समझ रहे बात को? एपी में इतना जो समझ गया बात को, गर्दा मचाएगा और बहुत बेहतरीन करेगा, अच्छा नंबर लाएगा। कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है A1 A2 A3 A4, और डी हम लोग तो अगला में पिछला निकाल के घटा लेंगे, जो कि घटा करके निकाल लेंगे, जो कि सब बराबर ही आता है। और उसके बाद जब कहेगा एनवा पद निकालो, तो हम लोग निकाल लेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जब कहेगा उतना पद का योग निकालो, तो निकाल लेंगे एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, जिसमें ए क्या होता है अब बता देते हैं कौन क्या होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दे दिए थे 2 4 6 दिख रहा है ना, ये वाला 2 4 6 इसको मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे हम दे दिए हैं 2 4 6 और कह दिए हैं कि ये जो है एपी में है, एपी में है, बताओ 10 पदों का योग बताओ, क्या 10 पदों का योग। तो एन हो गया 10, एन क्या हो गया, एन हो गया कि कितना पद का पूछ रहा है योग, या फिर कौन सा पद पूछ रहा है, एनवा पद हो गया, एन हो गया 10। फिर ए कितना हो गया, ए 2 हो गया, 2 हो गया। डी कितना हो गया, तो अगला में पिछला घटा दो, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, या फिर 6 में से 4 घटा दो तभी 2 आएगा। तो डी समझ में आ गया, एन समझ में आ गया, ए समझ में आ गया, क्या होगा, बिल्कुल इतना समझ गए आप गर्दा मचाइएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा। अब इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, और वही कुछ लोग बना पाते हैं, बेहतरीन करते हैं, नहीं बना पाते हैं, प्रॉब्लम होता है। अब इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान देना है, कौन सा बात, इसके साथ साथ एक बात और ध्यान देना है कि अगर आपको ऐसा दे कभी कि A15 निकालो, तो यहाँ पे n का मान तो दे दिया, तो A15 जब इस फॉर्मूला में निकालते हैं तो एक चीज देखते हैं हम लोग कि ये हमेशा आता है A माइनस 14D। प्लस होता है A प्लस 14D।
अगर कहा दे A16 निकालो तो होता है A प्लस 15D। हाँ 16, एक घटा दो 15D। अब ये आया कहाँ से? तो ये देखो ये फॉर्मूला से आया, ये बता देते हैं। जब हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किए ना। अब अगर बोल दे A12 निकालो, यानी कि n का मान 12 दे दिया है, तो A प्लस यहाँ पे रखो 12 माइनस 1 इंटू डी, आया ना। A12 बराबर A प्लस 12 में से 11 गुने डी, 11D आया ना। A12 बराबर 11D। जब हम लोग कहेंगे A13 निकालो तो एक कम कर दो A प्लस 12D। जब हम लोग कहेंगे A20 निकालो तो एक कम कर दो A प्लस 19D। जब हम लोग कहेंगे A100 निकालो तो एक कम कर दो A प्लस 99D। जब हम लोग कहेंगे A200 निकालो तो एक कम कर देंगे A माइनस 199D। ये बात हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया? ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगा यहाँ पे, बताइए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप बहुत बेहतरीन कीजिएगा, कोई भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत होगा यहाँ तक? इस तरह से हम लोग बस जो मेन फार्मूलाज है उसको रिवीजन किए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको रिवीजन किए। तो इसको आपको सुंदर से बस एक ही पेज में पूरा लिख लेना है, ज़्यादा नहीं, एक ही पेज में पूरे फार्मूला को लिख लेना है। और इसको हमेशा कोशिश करना है कि आप जहाँ रहें अभी से एग्जाम तक देखते रहें इस फार्मूला को। और फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो सारा फार्मूला से सामने रख करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक को बनाइए। और जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन बैंक को बनाइएगा उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अभी हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, अब फटाक से क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा ऐसे, हाँ उसको निकालिए क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन निकालिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके निकालिए। और निकालने के बाद फटाफट उसको खुद से बनाइए और देखिए बनता है कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, अच्छा नंबर आएगा। जो इस तरह से टोटली रिवीजन कर लेगा बहुत बेहतरीन करेगा। ये हमारा था फर्स्ट वीडियो मैथ रिवीजन का, जिसमें हम लोग बेसिक से ऊपर तक एकदम बस नॉर्मल मेंटेन किए एक एवरेज स्पीड को, ताकि जो स्टूडेंट साल भर पढ़े उसको भी दिक्कत नहीं हो, जो नहीं पढ़े उसको भी। और एकदम डीपली जाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, आपके पास टाइम तो है नहीं, तो हम कम समय में 1 घंटा के अंदर 5 चैप्टर भी अगर रिवीजन करवा रहे हैं तो आप अगर 1 घंटा के वीडियो को दुगना करके 2x करके देख रहे हैं, इसको अगर 30 मिनट में मात्र देख लीजिएगा ना। तो अगर इतना भी आप कर रहे हैं तो एग्जाम में आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा पार्ट 1 था। एक पार्ट 2 आएगा मैथ का, जिसमें हम टोटली 2 पार्ट में तो खत्म करने वाले हैं। टोटली चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टोटली रिवीजन हो जाएगा।